नमस्कार, फास्ट एंड फैक्ट्स में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मानसा मलिक, मेरे साथ हैं रूबिका। शुरू करते हैं खबरें पूरी रिसर्च के साथ। टेरर फंडिंग को लेकर अलगाववादियों के खिलाफ एनआईए ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 22 अलग अलग ठिकानों पर छापे मारे हैं। एनआईए ने दिल्ली, हरियाणा और श्रीनगर में छापेमारी की। अब तक रेड में 1.5 करोड़ रुपए कैश बरामद हुए हैं। पुरानी दिल्ली के चांदनी चौक और बल्ली मारान, खारी बावली, ग्रेटर कैलाश इलाके में 8 हवाला ऑपरेटर के यहां छापे मारे गए हैं। टेरर फंडिंग को लेकर अलगाववादी नेताओं से पूछताछ के बाद एनआईए की टीम देश भर में जगह जगह पर छापेमारी कर रही है। इस वक्त मैं हूं खारी बावली के गड़ोदिया मार्केट में, जहां पर धर्मेश गोयल, जिनका यहां पर दुकान है, होलसेल का दुकान है, उनके यहां पर एनआईए की टीम सुबह 5:30 बजे के करीब पहुंची। हरियाणा के सोनीपत में भी छापेमारी हुई। श्रीनगर में एनआईए की अलग अलग टीमों ने अलगाववादियों के कई ठिकानों पर छापेमारी की। कुछ समय से जो लगातार कुछ अलगाववादी नेताओं के इर्द गिर्द एनआईए का शिकंजा कसता जा रहा है, उसकी कड़ी में ही आज सुबह से ही करीबन 3 बजे रात से ही कई जगहों पर यहाँ रेड्स हो रहे हैं एनआईए के। एनआईए ने पिछले हफ्ते ही 3 अलगाववादी नेताओं नईम खान, फारूक अहमद डार और जावेद अहमद बाबा को पूछताछ के लिए बुलाया था। एनआईए को इनसे पूछताछ में हवाला फंडिंग के ठोस सबूत मिले थे, जिसके बाद एफआईआर दर्ज की गई। एफआईआर में हाफिज सईद, हुर्रियत नेताओं, दुख्तरान मिल्लत, हिजबुल मुजाहिदीन का नाम है। एनआईए ने धारा 120B, 121, 121A के अलावा कई धाराओं में केस दर्ज किया है। इन्वेस्टिगेशन के दौरान एनआईए को नई लोकेशंस का भी पता चला है और इन जगहों पर छापेमारी की तैयारी में है एनआईए। जम्मू कश्मीर में टेरर फंडिंग को लेकर एनआईए की छापेमारी में आतंकी संगठनों से लिंक के अहम दस्तावेज मिले। एनआईए को पेन ड्राइव, लैपटॉप में आतंकी संगठनों से जुड़े अहम सबूत मिले हैं। एनआईए की छापेमारी में लश्कर और हिजबुल से सांठगांठ के सबूत भी मिले हैं। इसके अलावा कुछ और हवाला कारोबारियों का भी पता चला है, जो कि टेरर फंडिंग से कहीं न कहीं जुड़े रहे हैं। कश्मीर में जिन 14 ठिकानों पर छापेमारी हुई है, जिन लोगों के यहाँ छापेमारी की गई है, उनमें से 3 बड़े बिजनेसमैन शामिल हैं। करीबन 12 टीम्स यहाँ पहुंची और लगातार वो करीबन 14 ऐसी डेस्टिनेशन पे रेड कर रहे हैं, जिसमें हुर्रियत नेता हैं, कुछ बड़े बिजनेसमैन हैं कश्मीर घाटी के। अलगाववादियों के खिलाफ कार्रवाई पर गृह मंत्री राजनाथ सिंह का कहना है कि एनआईए अपना काम कर रही है। तो वहीं पीएमओ में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि कश्मीर के युवा अलगाववादियों के चंगुल से बाहर निकलना चाहते हैं। एनआईए जो कुछ भी कर रहा है, ये ऑटोनमस इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है। मैं समझता हूँ कि जो अपना काम कर रही है वो कर रही है। I think the people of Kashmir want it this way. They want the normalcy to be restored as soon as possible. They want the bluff to be called of some of those so-called protagonists of Kashmir who tend to mislead the youth. रक्षा विशेषज्ञों के मुताबिक अलगाववादियों पर शिकंजा कसना बेहद जरूरी है। अलगाववादियों ने तो ये भी कह दिया था, यहाँ तक मुशर्रफ ने भी कह दिया है, जनरल मुशर्रफ ने, कि हम इनकी फंडिंग करते हैं, हम इनको सपोर्ट करते हैं। बड़े बड़े कश्मीर से जो बिजनेस हाउसेज हैं, तो इन सब पे रेड करना ये दिखा रही है कि इस बार जो मामला है वो बहुत ही सीरियस है। कश्मीर में कट्टरपंथी विचारधारा भड़काने की फंडिंग हो रही है। आरोप है कि अलगाववादियों, कट्टरपंथी नेताओं और मस्जिदों को फंडिंग पहुंच रही है। आरोपों के मुताबिक पाकिस्तान, आतंकी संगठन और अरब देशों से कश्मीर में फंड पहुंच रहा है। अमन सेतु के जरिए भारत और पाकिस्तान के व्यापारियों के बीच लेन देन होती है। मनी लॉन्ड्रिंग केस में कश्मीर के अलगाववादी नेता शबीर शाह को भी ईडी ने नोटिस भेजकर 6 जून को पेश होने के लिए कहा है। पाकिस्तान ने एक बार फिर से एलओसी पर सीज फायर उल्लंघन किया है। कुलगाम में भी सेना की गाड़ी पर आतंकी हमला हुआ है। सेना के 2 जवान शहीद हो गए हैं, 4 जख्मी है। आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है और हाल ही में सेना ने एनकाउंटर में हिजबुल के कमांडर सब्जार भट्ट को मार गिराया था, आपको याद होगा। एलओसी पर कृष्णा घाटी सेक्टर में पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन करते हुए गोलाबारी की है। भारतीय पोस्ट पर 82 mm और 120 mm मोर्टार के गोले दागे गए हैं। सीमा पार से हुए हमले में एक स्थानीय नागरिक घायल हो गया। भारतीय सेना ने भी इस कार्रवाई का मुंह तोड़ जवाब दिया।
छोटा बच्चा कह रहा था बाहर जाऊंगा, उसको लेके बाहर गई। मकान के चंदे उधर गोला लगा मकान के पास, उधर मेरे पाकिस्तान का गोला। Whatever Pakistan is doing is their business, but one thing we should be rest assured is that the retaliatory action happening this time from the Indian side is much more befitting than ever before. कुलगाम में सेना के काफिले पर आतंकियों ने हमला किया। कुलगाम के कांजीकुंड इलाके में यह हमला किया गया, जिसमें सेना के 2 जवान शहीद हो गए। गुरुवार को भी पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर के भिंबर और बट्टाल सेक्टर में सीज फायर का उल्लंघन किया था। इस दौरान पाकिस्तान के 5 जवान मारे गए थे। गृह मंत्रालय के मुताबिक 2015 और 2016 में पाकिस्तान के सीज फायर वायलेशन में भारत के 23 जवान शहीद हुए। गुरुवार को बारामूला के सोपोर में हुए एनकाउंटर में 2 आतंकी मारे गए थे। कुलगाम में सुरक्षा बलों ने इलाके को अब घेर लिया है। हमला करने वाले आतंकियों की तलाश हो रही है। चैंपियंस ट्रॉफी मुकाबले से पहले जी न्यूज की मुहिम को जोरदार समर्थन मिल रहा है। लोगों का कहना है कि मौजूदा माहौल में पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेलना गलत है। अहमदाबाद, दिल्ली और जम्मू समेत देश के कई शहरों में कल चैंपियंस ट्रॉफी में होने वाले भारत पाक मैच के विरोध में प्रदर्शन हो रहा है। अहमदाबाद में कांग्रेस ने पाकिस्तान के साथ मैच खेलने का विरोध किया। प्रदर्शनकारी सवाल कर रहे हैं कि युद्ध जैसे हालात में पाकिस्तान के साथ मैच कैसे खेला जा सकता है। पाकिस्तान के साथ किसी भी किस्म का संबंध कैसे हो सकता है? पाकिस्तान के साथ हमारा इलू कैसे चल सकता है? जो एक्ट पाकिस्तान इंडिया के साथ कर रहा है, इस हालात में हमें नहीं लगता कि ये मैच होना चाहिए। शहीद अपनी जानें गंवाई, जिन्होंने इस मातृभूमि के लिए, उस शहादत को भुलाया जा रहा है। राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने भी कहा है कि बीसीसीआई को मैच रद्द कर देना चाहिए। डॉक्टर चंद्रा ने ट्विटर पर लिखा, बीसीसीआई को पाकिस्तान के साथ मैच खेलने के लिए मना कर देना चाहिए था। इससे दुनिया भर में कड़ा संदेश जाता। बीसीसीआई सिर्फ पैसों की फिक्र करता है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह से जब भारत और पाकिस्तान के बीच मैच के बारे में पूछा गया तो उन्होंने सवाल का सीधा जवाब नहीं दिया। इंग्लैंड में चल रही चैंपियंस ट्रॉफी में कल भारत और पाकिस्तान के बीच मैच होना है। बीसीसीआई पर पैसों के लिए पाकिस्तान के साथ मैच खेलने का आरोप लग रहा है। खुद पाकिस्तान ये कहकर भारत का मजाक उड़ा रहा है कि जब भारत ने सारे संबंध तोड़ दिए हैं तो क्रिकेट खेलने का क्या मतलब है। पूर्व पाकिस्तानी क्रिकेटर आमिर सोहेल ने कहा है कि बीसीसीआई को देश हित नहीं बल्कि कमाई से ज्यादा प्यार है। काबुल में हुए बम धमाके के बाद अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के साथ होने वाले सारे मैच रद्द कर दिए थे, लेकिन बीसीसीआई हमेशा पाकिस्तान के साथ मैच खेलने के लिए पैरवी करता रहता है। वैसे ये बता दें आपको कि भारत और पाकिस्तान मैच के खिलाफ मुंबई में हवन करके विरोध जताया जा रहा है। हवन करने वाले लोगों ने कहा कि वो हवन में इसलिए आहुति डाल रहे हैं ताकि भारतीय खिलाड़ियों को सद्बुद्धि आए और वो पाकिस्तान के साथ मैच न खेलें। लोगों का कहना है कि जब सरहद पर हमारे जवान शहीद हो रहे हैं, ऐसे में ना तो पाकिस्तान के साथ किसी तरह की दोस्ती होनी चाहिए और ना ही पाकिस्तान के साथ कोई मैच खेला जाना चाहिए। शहीदों के परिवारों ने भी मैच खेले जाने को लेकर निराशा जताई है। उरी हमले में शहीद हुए राजेश सिंह के पिता का कहना है कि शहीदों के सिर काटने वाले पाकिस्तान के साथ मैच नहीं होना चाहिए। भारत सरकार ने इस प्रकार एक्शन लिया है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जाके मैच खेलना ठीक नहीं है। हमारे देश को उसके साथ तो कोई बातचीत या कोई क्रिकेट नहीं खेलना चाहिए, लेकिन यहाँ की कोई समझ में नहीं आता कि यहाँ की भारत की कैसी पॉलिसी है, क्या कर रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बिल्कुल करना नहीं चाहिए भाई। हमारे जो शहीद हुए हैं, जवान शहीद हुए हैं, ऑफिसर शहीद हुए हैं, उनके फैमिली के खातिर तो हम कुछ तो ये होना चाहिए, ये मैचेस तो बंद करना चाहिए। हम तो ये सलाह देते हैं। एमएनएस अध्यक्ष राज ठाकरे ने लोगों से भारत पाक मैच ना देखने को कहा है। क्रिकेटर गौतम गंभीर भी पाकिस्तान के साथ मैच खेलने का विरोध कर चुके हैं। खेल मंत्री कह चुके हैं कि मौजूदा हालात में पाकिस्तान के साथ कोई सीरीज नहीं हो सकती। सवाल उठ रहे हैं कि क्या भारत में क्रिकेट पर कंट्रोल करने वाले संगठन पर सरकार का ही कोई कंट्रोल नहीं है। ये देशवासियों की भावना है और इसी को ध्यान में रखते हुए जी न्यूज ने भारत पाकिस्तान मैच को कवर नहीं करने का बहुत अहम फैसला लिया। 14 साल बाद कश्मीर में सेना पर सबसे बड़ा आतंक। पुंछ के कृष्णा घाटी सेक्टर में पाकिस्तानी सेना ने न सिर्फ युद्ध विराम, एक बार फिर से भारत की सरहद में घुसकर पाकिस्तान की चौकियों को उड़ाना और दूसरी तरफ उनके खिलाड़ियों के साथ क्रिकेट मैच खेलना, ये दोनों
और अब आगे बढ़ते हैं। दिल्ली की बंगाली मार्केट के फेमस रेस्टोरेंट बंगाली स्वीट्स पर प्लास्टिक के चावल परोसने का आरोप लगा है। हरियाणा के रोहतक की रहने वाली समाज सेविका कांता अलाड़िया ने बंगाली स्वीट्स में कड़ी चावल का ऑर्डर दिया था। कांता के मुताबिक रेस्टोरेंट ने जो चावल खाने के लिए परोसा वो नकली थे, यानी वो प्लास्टिक के थे। राइस जब हम खाते हैं तो उसका पता चलता है कि ये असली है, उसका टेस्ट होता है। जब मैंने एक चम्मच मुंह में डाल ली तो मुझे शक हुआ, तो मैंने इसकी एक जैसे बत्ती बनाई, इसका ये जैसे मैंने गोला बनाया ऐसे बनाया। तो जब मैंने इसको देखा मैंने कहा प्योर मुझे लग रहा है कि प्लास्टिक है। कांता ने इस बारे में रेस्टोरेंट के मालिक को बताया और फिर पुलिस और खाद्य विभाग को भी सूचना दी। फूड डिपार्टमेंट के अधिकारियों ने चावल के सैंपल ले लिए हैं, जिसे जांच के लिए भेजा जाएगा। वहीं रेस्टोरेंट के मालिक ने भी कहा है कि वो जांच के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। कोई जांच होगी नहीं, अब ये तो दूध का दूध पानी का पानी देकर सैंपल लिया गया है जो बहन जी ने भरवाया है, और आज से नहीं आ रही है, 93 से खुद बताया बहन जी ने मैं आ रही हूँ, इतने पुरानी आ रही हूँ। जैसे ही मैं ऑफिस से मैं सैंपल ले रहा था, ऑफिस से ऑर्डर से गए हुए थे, और जैसे मेरे को इन्फॉर्मेशन मिला मैंने तुरंत यहाँ आया और उन्होंने बोला कि प्रिपेयर्ड राइस का ही लेना पड़ेगा जो मैं खाना खाऊँ, तो उसका मैं सर्वेलेंस पर उठा लिया। कांता अलाड़िया के मुताबिक उसने चावल का आसानी से गेंद बनाया और वो टेबल पर पटकने से गेंद की तरह उछलने लगा। कांता का आरोप है कि फूड डिपार्टमेंट के अधिकारी सैंपल लेने के लिए 3 घंटे लेट आए। बंगाली स्वीट्स के मालिक ने कांता अलाड़िया के आरोपों को पूरी तरह से नकार दिया है। रेस्टोरेंट के मालिक ने कहा है कि जिस डिस्ट्रीब्यूटर से चावल मंगाए गए थे उसे भी बुलाया गया है। उधर बिहार चॉपर घोटाले में आरोपी गणेश कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन गणेश की गिरफ्तारी पर सवाल उठ रहे हैं। पटना पहुंची यूपी सरकार की मंत्री स्वाति सिंह ने बिहार सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि नाकामी छिपाने के लिए गणेश को बलि का बकरा बनाया जा रहा है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने भी कहा कि बिहार के शिक्षा का सुर ताल बिगड़ा हुआ है। वहीं जेडीयू का कहना है कि आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई जारी है। गणेश को अरेस्ट करके जेल जरूर भेजा गया, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इसके लिए सीधे सीधे सरकार लायबल है, क्योंकि एनरोलमेंट तो उन्होंने किया, स्कूल में एनरोलमेंट हुआ किसी स्कूल में, तो इस तरह के स्कूल्स को क्यों उन लोगों ने परमिशन दे रखा है। टॉपर को लेकर के जब सवाल उठे तो इसकी जांच विधिवत शुरू हो गई है और उनकी गिरफ्तारी भी हो गई है। आगे जो तथ्य सामने आएंगे उसके अनुरूप उनके परीक्षा केंद्र और उससे जुड़े जो भी अधिकारी दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई होगी। गणेश पर उम्र छुपाने और जालसाजी करने का आरोप है। पुलिस ने कल गणेश को गिरफ्तार कर लिया था। गणेश ने खुद को बेकसूर बताया है। बस यही है, हमें कानून पर पूरा भरोसा है और हमें पूर्ण रूप से विश्वास है बस कि मतलब सब कुछ ठीक हो जाएगा। अगर हम गलत हैं हमें सजा होगी। गणेश कुमार ने 12वीं में आर्ट्स में टॉप किया था। गिरफ्तारी के बाद गणेश का रिजल्ट रद्द कर दिया गया है। गणेश कुमार की 10वीं और 12वीं की परीक्षा के बीच 18 वर्ष का अंतर है। गणेश के स्कूल मैनेजमेंट के खिलाफ जानबूझकर गलत तरीके से फॉर्म भराने के मामले में भी केस दर्ज हुआ है। कर्ज माफी और दूसरे मुद्दों पर हड़ताल कर रहे महाराष्ट्र के किसानों ने अपनी हड़ताल वापस ले ली है। बीती रात तकरीबन 4-5 घंटे तक किसान क्रांति जन आंदोलन कोर कमेटी और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के बीच सरकारी आवास पर बातचीत हुई। मीटिंग में मुख्यमंत्री ने किसानों की 70% मांगे स्वीकार कर ली। साथ ही धरना प्रदर्शन करने वाले किसानों को भरोसा दिया है कि उनकी मांगों पर विचार के लिए एक कमेटी का गठन किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने किसानों को भरोसा दिया कि 31 अक्टूबर तक छोटे किसानों का कर्ज माफ कर दिया जाएगा। कर्जा नहीं भर पाए, थकित है, अड़चन में है, तकलीफ में है, ऐसे अल्पभूधारक छोटे मझोले किसानों को राज्य सरकार मदद करेगी। उनका कर्जा जो है वो राज्य सरकार की ओर से भरा जाएगा। हालांकि महाराष्ट्र किसान यूनियन ने फैसले को लेकर नाराजगी जताई है। महाराष्ट्र राज्य किसान सभा जब तक पूरा कर्जा माफी नहीं होता तब तक ये कर्जा माफ आंदोलन पीछे नहीं लेना चाहिए। ये सुना के उस बैठक से क्विट करके बाहर हम आए हुए। किसानों के हड़ताल पर रहने से राज्य में लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। बुधवार रात से ही इस हड़ताल का असर दिखने लगा था। महाराष्ट्र सरकार ने बिजली के बकाया बिल पर ब्याज माफ करने की भी बात कही है। किसान आंदोलन के दौरान जिन किसानों की मौत हुई है, सरकार उनको भी आर्थिक मदद देगी। किसानों की मुख्य मांग कर्ज माफी और न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करने को लेकर थी।
किसान खेती के लिए बिना ब्याज के कर्ज देने और पेंशन सिंचाई सुविधा देने की मांग कर रहे थे।